वेलकम अनअकैडमी के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये भारत का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें हम और आप केमिस्ट्री 101 के जरिए आपसे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अपना मिशन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो 2021 का जो मिशन है हमारा नीट के लिए बच्चों और जेई के लिए, उस पे हम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार आप लोगों के साथ में मेहनत करते चला जा रहा हूँ। और मेहनत का फल की चिंता करना हम लोगों के लिए नहीं है, वो तो जो मिलना होगा मिलेगा ही, लेकिन आप लोग मेहनत करते चलेंगे। और अनअकैडमी जो कि एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमको मिला है आप एक दूसरे से जुड़ने के लिए, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बारे में कुछ और बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। ये आसमान का इशारा है कि कल का सूरज तुम्हारा है, इसलिए आज अनअकैडमी के थ्रू जुड़ करके हम और आप अपने सूरज को पाएंगे। अनअकैडमी क्या प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री 101 जिसमें हम और आप लगातार मेहनत करके ग्रो कर रहे हैं। मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ नीट एंड जेई। बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन करके देश की सेवा में लग चुके हैं। अब आपकी बारी है। 2021 के सारे जितने वॉरियर्स हैं, कमर कस लो, अब समय नजदीक आ गया है। टीचिंग एक्सपीरियंस मोर देन 15 ईयर्स, फुल टाइम एजुकेटर हूँ। लगातार आपके साथ मेहनत करता रहता हूँ और आगे बढ़ता रहता हूँ। कंसेप्चुअल अप्रोच बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैं कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ ही काम करता हूँ। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों अगर अकेडमी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एक फ्रीडम मिलता है स्टडी करने का, जहां भी जब भी चाहिए पढ़िए। आपके पास रिकॉर्डेड और लाइव सेशन बहुत सारे हैं। आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं बहुत सारे अपने बारे में। कैसे? लाइव क्विज इन्वायरमेंट आपको मिलता है, इसमें लाइव क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए, अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए, ऑल इंडिया लेवल रैंकिंग देखिए अपनी लगातार, और पोलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए और लीडर बोर्ड पे अपना नंबर देखिए किस पोजीशन पे आप आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट रहिए, आप अपने आप को इंडिपेंडेंसी मिलती है आपको, जिससे आप अपना मेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स को सेलेक्ट करके पढ़ते हैं बच्चों। आप एक से ज्यादा टीचर भी सिलेक्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको फ्रीडम है, कोई फोर्स नहीं है कि एक टीचर आप पे फोर्स किया जाता है कि आपको उन्हीं से पढ़ना है। आप स्पेशल टारगेट बैच जो टीचर बना के पढ़ा रहे हैं उनके साथ भी आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी से जुड़ करके। अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड सेशन मिलती हैं आपको, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत पुख्ता, बहुत मजबूत कर सकते हैं। आपको कोई हेजिटेशन नहीं होता यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कई तरीके हैं। आपको कंफ्यूजन का सिंबल है आपके पास, कंफ्यूजन का सिंबल आप दे दीजिए, फोटो खींच के क्वेश्चन का भेज दीजिए, आप क्लिक कीजिए और लाइव सेशन में ही फोटो खींच के भेज दीजिए। टीचर उसको देखते हैं और अटेंड करते हैं। आपको पीडीएफ मिलता है सारे टीचर्स का लिखा हुआ, उनके हैंड राइटिंग का। एक पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज क्यों इंपॉर्टेंट है अनअकैडमी, क्योंकि पेरेंट्स को अब जरूरत नहीं है कि वो अपने बच्चे को बाहर भेज करके इनसिक्योर फील करें। जरूरत नहीं है कि बाहर इम्प्योर अनहाइजेनिक डाइट्स जो है और इम्प्रॉपर डाइट्स से इनसिक्योर फील करें। आपको पेरेंट्स को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बच्चा बाहर जाएगा तो बैड हैबिट सीख लेगा। पेरेंट्स को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो बच्चे बाहर जाएंगे तो हरेस्ट होंगे। पेरेंट्स को ये टेंशन नहीं है कि बच्चे आएंगे जाएंगे तो बहुत टाइम लॉस होता है बच्चों पढ़ाई में, ये बात। और टाइम के साथ साथ बहुत कन्वेंस का फीस पैसा बहुत खर्च होता है, एक्सपेंसेस होते हैं। और आप आजकल कोरोना काल चल ही रहा है, और भी बहुत सारे डिजीज हैं जो कि छुआछूत से फैलते हैं, उसकी टेंशन नहीं है। इसमें करियर काउंसलर आपको खुद मिलते हैं अकेडमी पे। आप जो है इसका आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको एक मिलता है पर्सनल कोच। आपके ऊपर कोई बल्क पेमेंट का प्रेशर नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सारे लो, जिसका जो एकदम एक्सट्रीमली लो फी स्ट्रक्चर है, उसको भी आपको कई सारे ईएमआईज में पे करना होता है। ठीक है, तो अपने डाउट्स को आप बच्चों मेरे केमिस्ट्री 101 चैनल के यूट्यूब के चैनल के आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज दीजिए। आपके साथ मैं लगातार आपका ये क्वेश्चन डाउट्स देखता रहता हूँ और उस पर आगे बढ़ता रहता हूँ। अगर आप कोई सेशन चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो यूट्यूब के लास्ट वीडियो में आप लिख दीजिए, मैं उस पर वो सेशन बनाऊंगा। आप मुझे फॉलो कीजिए अनअकैडमी पे, और मैं आपको फ्री स्पेशल क्लासेस पे देता हूँ। लगातार उस पर जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री 101 चैनल, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं। कैसे सब्सक्रिप्शन लेते हैं? डाउनलोड करते हैं अनअकैडमी, उस पर ओटीपी आती है आपके मोबाइल नंबर पर, सेलेक्ट कीजिए कोर्स किट सब्सक्रिप्शन और AM001 कोड जरूर डालिए, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाए। और नो कॉस्ट EMI चुन करके आप बिना किसी इंटरेस्ट के पैसा पे कीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं आपको, पूरे लाइव टेस्ट और क्विज मिलते हैं आपको, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है लगातार। तो ये बहुत शानदार चीज है बच्चों।
आपका प्लस का जो फी स्ट्रक्चर है वो एक मामूली सा फी स्ट्रक्चर है 34,650 रुपीज फॉर 12 मंथ और 6 मंथ के लिए 25,200 रुपीज। और आप मेरा कोड यूज करते हैं AM001 तो ये और भी कम हो जाता है, फी स्ट्रक्चर ये और भी कम हो जाता है, 10% से कम हो जाता है, 10% से इसका फी स्ट्रक्चर और कम हो जाता है। तो मेरा कोड यूज करेंगे AM001, ये मेरा कोड है बच्चों। इससे आपका फीस स्ट्रक्चर 10% से कम हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसके बारे में बताया आपको कि आपको पर्सनल कोच मिलते हैं, पूरी टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, आपकी स्टडी को प्लान करते हैं, बहुत शानदार, आपको बहुत शानदार अनुभव होगा इसका। इसकी फी स्ट्रक्चर है बच्चों 34,200 रुपीज 6 मंथ के लिए और 58,500 रुपीज 12 मंथ के लिए, और 24 मंथ के लिए की फी स्ट्रक्चर है 90,000 रुपीज। और इसका आपको जो इसका कोड है AM001 ये आप यूज करेंगे तो आपकी सारी फी स्ट्रक्चर 10% से कम हो जाती है। ये आपको मिलता है मेरी तरफ से गिफ्ट। तो बच्चों हम लोग आगे चल रहे हैं और हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का एनसीईआरटी का डिटेल डिस्कशन कर रहे थे, एनसीईआरटी मेड सुपर इजी सीरीज में, जिसमें लाइन बाय लाइन मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लोग कहते तो हैं पढ़ना चाहिए, लेकिन उतना पेशेंस रख करके पढ़ाना और पढ़ना दोनों ही बहुत मुश्किल बात है। लेकिन मैं वो हिम्मत आप लोगों के लिए कर रहा हूं, एक एक लाइन बाय लाइन करके पढ़ाने के लिए। ऑनलाइन क्लासेस में ये पहला ऐसा प्रयोग है जो मुझे लगता है कि मैं कर रहा हूं यहाँ पर, और लाइन बाय लाइन मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। तो ये पहला प्रयोग है बच्चों, क्योंकि मैंने देखा नहीं कि कोई लाइन बाय लाइन इस तरह से पढ़ाता हुआ, और लाइन बाय लाइन बच्चों को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, और बच्चे पढ़ते हैं तो बोर होकर सो जाते हैं। तो इसलिए जरूरी क्या है, तुम लोग मेरे साथ लगो। और सुबह सुबह मैं सोचता हूँ कि सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है जिसमें हम लोग एनसीईआरटी अगर रीड करें, तो एनसीईआरटी रीड करने पे मैं रीड करूंगा और समझाऊंगा, आप लोगों को सिर्फ देखना है। आपको अपना एनसीईआरटी ओपन करके रखना है। एनसीईआरटी जो है यहाँ पे मैं स्क्रीन पे ओपन करूंगा और आपको सिर्फ देखना है, समझना है, और नोट्स जो है वहीं पर, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको एनसीईआरटी को फाड़ देना है। फाड़ने का मतलब उसके सारा बाइंडिंग खोल देना है, और हर पेज के अंदर, हर पेज के बीच में एक सादा पेज ऐड करना है, और फिर उसकी स्पाइरल बाइंडिंग करा देनी है। 150 रुपए का खर्चा आएगा बच्चों कि आपका एक नोट्स जो है वो तैयार होगा, बहुत शानदार। और उस हर एक सादे पेज पर आप लोग अपना क्वेश्चंस लिखेंगे कायदे से, ठीक है बच्चों। पेंसिल से लिखिएगा, पेंसिल से, कि जिससे कि कभी कोई गलती हो जाए तो इरेज करने में आसानी हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पेन से लिखते हैं तो मान लो गलती हो गई तो फिर पेज कहाँ, ये दिक्कत होती है। तो आप लोग एक एक पेज इसमें ऐड कर लीजिएगा और पेंसिल से लिखिएगा, जिससे कि कभी उसको इरेज करना हो या गलती हो जाए तो आप लोग सही कर सकिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी मेड सुपर इजी सीरीज में आपका स्वागत है, और इसको आगे हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज अपना एनसीईआरटी का मैं ओपन करने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी ओपन करने जा रहा हूँ। यहाँ तक हम कर चुके थे, हम लोग कल यहाँ तक कर चुके थे, और कल किसी टेक्निकल इशू की वजह से आगे चीजें बढ़ नहीं पाई थी, तो मैं यहाँ से शुरू करने वाला हूँ, यहाँ से शुरू करने वाला हूँ बच्चों, इसी से। तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, चलिए ध्यान से पढ़ेंगे। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या था? जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हुए चलता है, तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अपने आप पैदा हो जाती है, उसके साथ एसोसिएट हो जाती है, और वो दोनों परपेंडिकुलर होती हैं आपस में। कौन कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और जो चार्ज पार्टिकल होता है, जो जिसका डायरेक्शन होता है मूवमेंट का, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। जस्ट लाइक आपका ये लेफ्ट हैंड जो हम लोग ऐसे रूल लगाते थे फिजिक्स में, वैसा वाला। तो आप देख सकते हैं कि ये सपोज कीजिए ये आपका ये डायरेक्शन जो है मूवमेंट का है चार्ज पार्टिकल के, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात हो गई कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली मूव करते हुए चलेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी। ये तो बात हो गई। अब बात आती है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है? तो डुअल नेचर है इसका। वेव नेचर क्या है? वेव नेचर कैसे हम समझते हैं इसका? दो फिजिक्स के चैप्टर फिजिक्स में आप वेव में दो फेनोमेना पढ़ते हो। एक फेनोमेना है डिफ्रैक्शन और दूसरा है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में जो आप लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है, लाइट और ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, मतलब ब्लैक और ब्राइट, ब्लैक और ब्राइट, है ना।
तो डार्क बैंड और ब्राइट बैंड्स बनते हैं। एक्चुअली वो क्या होते हैं, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब वो लाइट की ब्राइटनेस बढ़ जाती है, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यानी एक ऐसे चल रहा है तो दूसरा नीचे से चल रहा है वेव, तो एक दूसरे को खत्म करता है, तब वहां पर लाइट खत्म हो जाती है। तो ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो भी ऐसे चलती हैं। अगर वो इंटरफेरेंस शो कर रही है इसका मतलब वेव है। कोई भी चीज अगर इंटरफेरेंस शो कर रही है इसका मतलब उसका नेचर वेव लाइक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरफेरेंस शो करती है, इसका मतलब ये वेव लाइक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफ्रैक्शन शो करती है, इसका मतलब ये भी वेव लाइक है। डिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चे, जब बहुत शार्प ऑब्जेक्ट होता है लाइट का, कोई ऑब्जेक्ट होता है और लाइट उससे पास कराते हो, जब अगर मान लो अपने अपने फिंगर्स को बहुत पतला कर लो, ऐसे 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 बहुत बहुत, जैसे यहाँ पे गैप ज्यादा है, बहुत कम गैप दे दो, कम गैप दे दो और लाइट, इस पे लाइट जलाओ और इसका क्या देखो आप, इसका देखो शैडो, तो देखोगे कि बहुत कम जो है लाइट का जो यहाँ से जब जाती है लाइट ऐसे ऐसे हल्का सा, तो साइड्स में जहां पे शैडो आएगी वहां पे शैडो के अंदर भी शैडोज आती हैं, मतलब हल्की शैडोज आती हैं। यानी लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो शैडो एकदम एकदम शार्प शैडोज बनती है, मतलब जहां पे लाइट पड़ रही है, जहां पे जितनी लाइट रुक जा रही है उतनी लाइट वहां पर एकदम डार्क ब्लैक आना चाहिए था, लेकिन देखते हैं कि डार्क ब्लैक बीच में एरिया होता है, साइड में हल्का हल्का शैडो होती है। यानी लाइट क्या हुई, एंटर किया, लाइट ने एंटर किया। अगर ऐसे करने पर, ऐसे करते लाइट यहाँ पर टकराती तो यहाँ का इमेज नहीं आता, तो यहाँ का भी हल्का हल्का शेडो आता है, क्योंकि लाइट जो है ना वो वेव नेचर है, वो ऐसे वेव नेचर में चल रही है, इसलिए बहुत शार्प जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लो ब्लेड ले लिया, ब्लेड के तीर ऐसे बने होते हैं, तो आप देखोगे कि वहां पर उनके भी शेडोज के पास हल्का हल्का शेडो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, लाइट क्या हो रही है, वो शार्प जो एज होते हैं वहां से वो मुड़ जाती हैं, वो बेंड हो जाती हैं, क्योंकि वो वेव नेचर में चलती हैं। तो वेव नेचर में चलती है, ऐसे ऐसे वेव नेचर में चलती हैं, तो वेव नेचर के साथ चलने की वजह से वो हल्का सा वहां पर बेंड होकर के चली आती है। तो लाइट अगर एकदम एक्सट्रीमली स्ट्रेट चलती तो रुक जाती और पूरा ब्लैक होता, पूरा डार्क ब्लैक शेडो आता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये बात आप समझिएगा। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो है बच्चों, ये दो ऐसे फिनोमेना थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और भी बहुत सारे जो रेडिएशन हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मैंने बताया आपको। तो लाइट उसमें से एक है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं तो इसलिए उसका हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट में उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो लाइट जो है वो डिफ्रैक्शन भी शो करती है और इंटरफेरेंस भी शो करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसलिए ये कहा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर शो करती है। अब आगे बात आती है पार्टिकल नेचर की। तो पार्टिकल नेचर में देखते हैं क्या बात है। यहाँ पे देखिए लिखा है, सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट फेनोमेना सच एज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस can be explained by the wave nature of the electromagnetic radiation. However, following are some of the observations which could not be explained with the help of even the electromagnetic theory of 19th century physics known as classical physics. ये कह रहे हैं कि आगे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पाए। तब क्या किया गया, तब जाकर के पार्टिकल नेचर का भी बात सोचा गया और उसको समझा गया। देखिए पहला पॉइंट, कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे, तो ये आपके लिए क्वेश्चन बनता है, ये आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे ऑब्जर्वेशंस थे जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वेव नेचर को। तो पॉइंट 1 है नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, यानी हॉट बॉडीज से जो इमिशन होता है रेडिएशन का उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं बता पाया कौन, वेव नेचर। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी को कौन नहीं बता पाया, वेव नेचर ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और देखिए लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया। समझिए, these phenomena indicate that the system can take energy only in discrete amounts. ये बताते हैं कि जो सिस्टम होता है, कोई भी सिस्टम डिस्क्रीट अमाउंट में ही एनर्जी को लेता या देता है, यानी एनर्जी, इसका मतलब क्या है, एनर्जी जो है वो भी क्या है, क्वांटाइज्ड है। जिस तरह से हमने मिल्कन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से समझा था कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, यानी एक सबसे छोटा चार्ज होगा, उसी को आप इंटीग्रल मल्टीपल करते जाओगे, 1 2 3 4 5 6 100,000 करोड़ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है।
तो वो क्या था हमारा, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी सिस्टम एनर्जी को भी डिस्क्रीट अमाउंट में लेता है, यानी एनर्जी के भी छोटे छोटे क्या होते हैं, सबसे स्मॉल यूनिट होता होगा उसको पैकेट्स, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिसको फोटॉन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो जो हमारी लाइट एनर्जी होती है उसके छोटे पैकेट्स को फोटॉन कहते हैं। जिस तरह से चार्ज को हम, सबसे छोटे चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो इन्होंने कहा कि एनर्जी भी जो है, कोई भी सिस्टम एनर्जी का लेन या देन दोनों क्या करता है, डिस्क्रीट अमाउंट में करता है। ऑल पॉसिबल एनर्जीज कैन नॉट बी टेकन अप और रेडिएटेड। हर तरह की एनर्जी क्या होती बच्चे, ली और दी या रेडिएट नहीं की जा सकती है सारे सिस्टम के द्वारा। तो पर्टिकुलर टाइप, कोई भी सिस्टम पर्टिकुलर टाइप का ही एनर्जी ले सकता है या रेडिएट कर सकता है। It is noteworthy that the first concrete explanation for the phenomena of black body radiation mentioned above was given by Max Planck। तो सबसे पहले मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात की थी। एक्चुअली ब्लैक बॉडी क्या होता है, जो सारी तरह की एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर ले और सारी तरह की एनर्जी को रेडिएट भी करे। तो बहुत आइडियल बात हो गई है, तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैक्स प्लैंक ने इस बात को बताया था कि ऐसा अगर होता तो उसको कहते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी। Let us first try to understand this phenomena which is given below। हॉट ऑब्जेक्ट इमिट, जो हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं, गर्म ऑब्जेक्ट, आपको गर्मी क्यों लगती है, कोई चीज गर्म है तो आप गर्मी क्यों लगती है, आप उसके, उससे रेडिएशंस निकलती हैं, उससे रेडिएशंस निकलती हैं, उस रेडिएशन से आपको हीट महसूस होती है। ठीक है बच्चों, तो एट हाई टेम्परेचर द हॉट ऑब्जेक्ट इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। बहुत ज्यादा वेवलेंथ, बहुत लंबे, मतलब ज्यादा से लेकर कम तक। वाइड रेंज मतलब, वाइड रेंज का क्या मतलब होता है कि ज्यादा वेवलेंथ से लेकर के कम वेवलेंथ वाले, है ना। ऐसा नहीं कि बड़े वेवलेंथ वाले, वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, बड़े वेवलेंथ नहीं, बड़े रेंज। कहते हैं ना कि हम किसी दुकान जाते हैं, मतलब पूछते हैं किस रेंज में आपके पास चीजें मौजूद हैं, तो ये वेवलेंथ का रेंज है, छोटे से लेकर बड़े। तो हॉट ऑब्जेक्ट जो है बच्चों, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करती हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक वेवलेंथ वाले। एट हाई टेम्परेचर एन एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज इन द विजिबल रेंज। हाई टेम्परेचर पर बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ का रेडिएशन जो होता है बच्चों, वो विजिबल रेंज में आता है, इसलिए हमको कलर भी दिखाई देता है। जब हम हॉट करते हैं, कोई चीज को गर्म करते हैं ना, तो उसका कलर बदलता है। इसका मतलब एक एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ रेडिएशन विजिबल रेंज में भी आ रहा है। 400 से लेकर के 750 एंगस्ट्रॉम के बीच वाला भी आ रहा है। ठीक है ना बच्चे, तो उस रेंज में जब हमारे रेडिएशन आते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है क्या, लाइट। हमें उसका विजिबल विजन मिलता है, हमें लाइट दिखाई देती है। ठीक है, हमें उसकी लाइट दिखाई देती है और हम देख पाते हैं। तो जब विजिबल रेंज में रेडिएशन हम देख पाते हैं, जब विजिबल रेंज में रेडिएशन देखते हैं, अगर रेडिएशन जो निकल रहा है वो अगर विजिबल रेंज में है तो हमें वो कलर दिखाई देता है। ठीक है ना, कलर दिखाई देता है, रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। एज द टेम्परेचर इज रेज्ड अ हायर, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हायर पोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, तो छोटे वेवलेंथ वाले यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाले की तरफ बढ़ता है, जनरेट होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वो जो विजिबल रेंज है वो हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ते जाता है। ठीक है, यानी लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाता है। ठीक है, आइए समझे, तो इन शॉर्ट यानी हाई, आप देखिए, एज द टेम्परेचर रेज्ड अ हायर पोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ मतलब हायर फ्रीक्वेंसी, यानी जब हम टेम्परेचर कम रखेंगे तो क्या होगा, बड़े वेवलेंथ वाले यानी छोटी फ्रीक्वेंसी वाले। तो सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका है, रेड का है। जैसे विब ग्योर भी चलते हैं तो रेड जो है, रेड हमारा विब ग्योर क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम का पूरा पार्ट है, राइट। वायलेट इंडिगो से लेकर के रेड तक, तो जो रेड है वो बड़े वेवलेंथ वाला है और कम फ्रीक्वेंसी वाला है। तो जब बिगिनिंग में कोई चीज गर्म करते हो तो लाल हो जाती है चीजें, रेड होती है, रेडिश ऑरेंजिश, है ना। तो जब स्टार्टिंग में गर्म करते हो तो रेडिश होती है, उसके बाद धीरे धीरे और टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो क्या होती है, वो बढ़ते बढ़ते फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और वो ब्लू और वायलेट की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो देखो, एज द टेम्परेचर रेज्ड अ हायर पोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू लाइट इज जनरेटेड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन आयरन, जब आप एक लोहे के रॉड को हीट करते हो फर्नेस में, किसी भट्टी में, इट फर्स्ट टर्न टू डल रेड, पहले डल रेड होता है, देन प्रोग्रेसिवली बिकम मोर एंड मोर रेड, और लाल होते जाता है। एज द टेम्परेचर राइजेस, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्टार्टिंग में क्या हो गया, रेड दिखाई दिया। एज दिस हीटेड फर्दर, इसको और हीट करते हो, द रेडिएशन इमिटेड बिकम्स व्हाइट एंड देन बिकम ब्लू, और गर्म होते होते ब्लू तक आता है। एज द व्हाइट क्यों होता है, उस समय लगभग सारे व्हाइट कलर जो हमारी लाइट की, सनलाइट की होती है, एक्चुअली मिक्सचर ऑफ ऑल विबग्योर होता है। तो पहले व्हाइट होता है, उसके धीरे धीरे और जब गर्म करते हो तो वो
पर्टिकुलरली और हाई फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन इमिट करने लगता है, जिसको हम ब्लू के कलर में देखते हैं, ठीक ना। तो व्हाइट एंड देन बिकम्स ब्लू एज द टेम्परेचर बिकम वेरी हाई. This means that red radiation is most intense at particular temperature. यानी किसी कम पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेड कलर बहुत इंटेंस है, बहुत डार्क है, और ब्लू रेडिएशन इज मोर इंटेंस एट अनदर टेम्परेचर, यानी दूसरे किसी टेम्परेचर पर जो ब्लू कलर है वो ज्यादा इंटेंस आ रहा है. दिस मीन्स इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, यानी अलग अलग रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है अलग अलग वेवलेंथ वाली इमिटेड बाई हॉट बॉडी, किसी हॉट बॉडी से जो इमिट हो रही है, डिपेंड्स अपॉन इट टेम्परेचर. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आई, आप इसको नोट कीजिएगा, इस लाइन को अंडरलाइन करके क्वेश्चन के फॉर्म में नोट कीजिएगा कि जो इंटेंसिटीज हैं रेडिएशन की, किसी हॉट बॉडी के थ्रू जो रेडिएशन निकलती हैं डिफरेंट वेवलेंथ की, उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है हॉट बॉडी की. But the intensity of the radiation of different wavelength emitted by hot body depend upon its temperature. ठीक है बच्चे. By late 1850s, it was known that object made of different material, यानी अलग अलग जो मटेरियल के जो ऑब्जेक्ट बनते थे अलग अलग टेम्परेचर पर रखा जाता था उनको, तो डिफरेंट अलग अलग अमाउंट के रेडिएशन इमिट करते थे. सही बात है. आप कोई जैसे टंगस्टन होता है, टंगस्टन हम बल्ब के फॉर्म में यूज करते हैं, उस पर टंगस्टन के बजाय तुम कोई और एलिमेंट लोगे तो शायद उतना चमकेगा नहीं, उतना वो रेडिएशन इमिट नहीं करेगा जो विजिबल रेंज में है. तो चेक किया गया कि भाई कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो और बहुत हाई टेम्परेचर पे ग्लो करे, तो वो टंगस्टन देखा गया है ना. तो इस तरह से पहले बहुत सारे मटेरियल को चेक किया गया होगा, राइट. तो अलग अलग एलिमेंट को चेक किया गया, और ये भी देखना है कि मेल्ट न कर जाए हाई टेम्परेचर पर. मेल्ट कर जाएगा तो प्रॉपर्टी बदल जाएगी, राइट. तो इसको देखा गया. तो डिफरेंट मटेरियल अलग अलग टेम्परेचर पर रखते हैं तो अलग अलग अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट करते हैं बच्चों, ये बात समझ आई. आल्सो व्हेन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेडिएटेड, सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इरेडिएटेड, यहाँ पे एक बात और समझना है कि अलग अलग मटेरियल लेते हैं तो अलग अलग मटेरियल से भी जो होती है बच्चों वो भी क्या होती है, अलग अलग लाइट की वेवलेंथ निकलती हैं, ये भी बात समझिएगा, ठीक है ना. आल्सो व्हेन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इरेडिएटेड विथ लाइट electromagnetic radiation, a part of radiant energy is generally reflected as such. उसी तरह से जैसे मान लो कोई लाइट अगर डालते हो किसी चीज पर तो कुछ पार्ट जो है उसी तरह से ही वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट आती है. तो रिफ्लेक्टेड एज सच, उसी प्रकार से, मतलब उसका रूप बदलता नहीं है. अ पार्ट ऑफ इज एब्जॉर्ब्ड, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है, फैल जाता है, उससे निकल अंदर उसके अंदर ट्रांसमिट होता है, ठीक ना. तो द रीजन ऑफ इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन इज दैट ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर एज रूल इम्परफेक्ट ऑब्जॉर्बर, यानी तीन पार्ट में बट गया. इसका मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं किया, इसलिए कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर हैं, यानी परफेक्ट ऑब्जॉर्बर नहीं है. तो आइडियल बॉडी क्या होती है, जो सारे तरह के इमिट को फ्रीक्वेंसीज को इमिट कर सके और एब्जॉर्ब भी कर सके, उसी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं. तो एन आइडियल बॉडी विच इमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यूनिफॉर्मली is called a black body, and the radiation emitted by such a body is called black body radiation. तो आई होप आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ में आ गया होगा. तो अगर हम प्रैक्टिकली क्या होता है, ये इस तरह का बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है, हम क्या कर सकते हैं कि अगर एक देखो यहाँ पे मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा तो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा. कार्बन देखिए, इन प्रैक्टिस नो सच बॉडी एग्जिस्ट. कार्बन ब्लैक अप्रोक्सीमेट्स फेयरली क्लोजली टू ब्लैक बॉडी. तो कार्बन ब्लैक जो हम बनाते हैं, कार्बन का काजल जो बनाते हैं, काजल हम लोग पढ़े थे, काजल बनाते हैं जब हम लोग किसी हाइड्रोकार्बन को यानी प्योर कार्बन को हम गर्म करते हैं और उसको जलाते हैं और उसको लिमिटेड सप्लाई देते हैं तो काजल बनता है, कार्बन ब्लैक बनता है. तो उस कार्बन ब्लैक जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है और लगभग सारे प्रकार के सारे टाइप के लाइट रेडिएशन को वो क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेता है. इसलिए काजल लगाने का कॉन्सेप्ट था. काजल लगाते थे आंखों में सुरमा या काजल लगाते हैं जो कि अगर आंख को बचाता भी है बच्चों, है ना. जैसे काजल लगाते हैं तो कार्बन जो है बहुत जबरदस्त एडजॉर्बेंट भी है, एडजॉर्बेंट एडी. तो एडजॉर्बर होता है तो सारे पार्टिकल्स वगैरह मान लो धूल धक्कड़ उड़ के आ रहे हैं तो उसको फट से क्या किया, आंख के अंदर नहीं जाने दिया, आंख के बाहर ही इसको क्या किया, रोक लिया, राइट. और जो रेडिएशन मान लो आ रही है, अगर खराब रेडिएशन आ रही है जो कि आपकी आंख को खराब कर सकती है, तो बहुत सारे रेडिएशंस को वो कार्बन ब्लैक क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और आंखों में नहीं पहुंचने देता, आंख के अंदर नहीं पहुंचने देता. ये भी एक कारण था कि पहले के लोग खूब अच्छा खासा मोटा मोटा काजल लगाते थे लोग, ठीक है लोग बच्चे, लेकिन अब कम लोग लगाते हैं, ठीक है. अ गुड फिजिकल अप्रोक्सीमेशन टू अ ब्लैक बॉडी इज कैविटी. देखो
सुंदरता की वजह, काजल जो है सुंदरता के लिए तो लगाया जाता था, लेकिन उसका साइंटिफिक रीजन है। आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि सुंदरता के लिए या किसी और प्रैक्टिस के लिए यूज की जाती थी, वो बच्चे साइंटिफिकली बहुत सही थी। साइंटिफिकली उनका वो था जिसको समझना चाहिए साइंटिफिक क्या रेडिएट होता है। इवन जो हमारी माताएं बहनें जो लगाती हैं, क्या सिंदूर लगाती हैं, वो भी बहुत साइंटिफिक है। तो उसके बारे में डिटेल नहीं जानना चाहिए, अभी मैं डिटेल नहीं बताने वाला हूं, लेकिन आप जानने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए, अच्छा, कार्बन ब्लैक अप्रोक्सीमेट्स फेयरली क्लोजली टू ब्लैक बॉडी। अ गुड फिजिकल अप्रोक्सीमेशन टू अ ब्लैक बॉडी इज अ कैविटी विथ टाइनी होल। यानी एक आप कैविटी ले लीजिए, बहुत छोटा सा होल कर दीजिए उसमें, जब उसमें लाइट घुसेगा तो लाइट टकरा टकरा करके उसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो एक तरह से क्या हो गया, परफेक्टली ब्लैक बॉडी हमने बना लिया। तो देखिए, एनी रे एंटरिंग द होल विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द कैविटी वॉल एंड विल बी इवेंचुअली एब्जॉर्ब्ड बाय द वॉल्स। अब ब्लैक बॉडी इज आल्सो अ परफेक्ट रेडिएटर। तो ब्लैक बॉडी को हम परफेक्ट रेडिएटर भी कहते हैं। देखो, ये होल वाला बात किया हमने, एक होल से लाइट एंटर किया तो यहीं से टकरा टकरा के क्या कर रहा है, यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो उसी को कह रहे हैं कि हम वो इवेंचुअली क्या हो रहा है, वहां पे एब्जॉर्ब जा रहा है। अब आइए देखिए यहाँ पर, फर्दर मोर अ ब्लैक बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक ब्लैक बॉडी जो होती है बच्चे, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है अपने सराउंडिंग्स की। ए ब्लैक बॉडी इज द इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग। कैसे? देखो, होता क्या है, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हुआ तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन करना शुरू कर देती है, इमिट करना शुरू कर देती है, और उसको तब तक देती रहती है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम इसी का मतलब ये हुआ, ठीक ना। और अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी का समय आ गया, तो वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। तो ये एक और बात समझ में आई कि नहीं आई? काजल लगाते हो अगर, तो आंखों का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। आईज पे ठंड, अगर ठंड है तो ठंड में क्या होगा, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा बाहर से, थर्मल इक्विलिब्रियम बनाए रखता है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और आंखों को क्या करेगा, वहां पर गर्मी मेंटेन रखेगा, ठंड नहीं लगने देगा। और बहुत ठंडी अगर है तो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, और बहुत गर्मी में अगर मान लो बहुत हाई टेम्परेचर है, समर का सीजन है, तो क्या करेगा, रेडिएट करेगा, निकालेगा, है ना। बोलो जी बच्चे, गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं? उल्टा हो गया ना जी, उल्टा हो गया ना कि, आप समझिएगा ध्यान से। यहां पर क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम ब्लैक बॉडी का क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम से मतलब क्या है कि, ऐसे समझ लो, थर्मल इक्विलिब्रियम से काजल का एग्जांपल बाद में देंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर ब्लैक बॉडी कोई है तो बाहर का टेम्परेचर अगर कम है तो रेडिएट करता है, निकालता है, हीट निकालता है। तो इस तरह से अगर ठंड में है तो हमारे हीट यहां से निकलेगा हमारी बॉडी से, तो उस समय शायद नहीं लगाना चाहिए, है ना। काजल का कंसेप्ट शायद होता था, नहीं लगाना चाहिए, तो भगवान जाने क्या है। लेकिन यहाँ पे ये समझो कि यहाँ पे हो तो सुंदरता के लिए लगाते हो, वो अलग बात है, ठीक है जी। तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने पे आदमी फंसेगा ही, है ना जी। तो यहाँ पे ये समझो कि ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी का जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो किस तरह से मेंटेन होता है। तो ब्लैक बॉडी का थर्मल इक्विलिब्रियम इस तरह से मेंटेन होता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो ब्लैक बॉडी उसको देना चाहता है, रेडिएट करना चाहता है, और तब तक देता है जब तक कि वो बराबर ना आ जाए, ठीक ना। और सराउंडिंग से कम टेम्परेचर है तो उससे लेगा, उससे टेम्परेचर से उससे रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा। बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर रेडिएशन ज्यादा है, तो उससे ले लेगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, ओके। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम होती है। इट रेडिएट्स सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एज इट एब्जॉर्ब फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन एनी गिवन टाइम, ठीक है। तो जब वो इक्विलिब्रियम में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है हमेशा, तो इक्विलिब्रियम में है तो अगर वो जितना ले रहा है उतना दे रहा है, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो हमेशा ही क्या होता है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहता है। अगर आपने बाहर का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अपने आप को सेट कर देगा इक्विलिब्रियम में, यानी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा और फिर आके सेट कर जाएगा अपने आप को, ठीक है ना, सेट कर लेगा अपने थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड, यानी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर। क्या कर रहा है, देखिए, कितना लाइट कोई इमिट कर रहा है, यानी कितना रेडिएशन इमिट कर रहा है कोई ब्लैक बॉडी, और उसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कितने कितने वेवलेंथ की वो लाइट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसके टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है, ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है बच्चों, सिर्फ उसकी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि वो कितने प्रकार की रेडिएशन निकाल रहा है और कितने इंटेंसिटी की रेडिएशन, प्रकार मतलब स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कितने वेवलेंथ की लाइट निकाल रहा है, और कितना पर यूनिट टाइम कितना निकाल रहा है, तो वो इंटेंसिटी हो गया। तो एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड, ध्यान से,
किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड, यानी जितना वो निकाल रहा है, रेडिएशन निकाल रहा है पर यूनिट टाइम, बढ़ जाती है विद द इंक्रीज इन ऑफ द वेवलेंथ। यानी किस वेवलेंथ की? जैसे अगर वेवलेंथ बढ़ती है, वेवलेंथ अगर बढ़ रही है, अगर वो ज्यादा बड़ी वेवलेंथ का निकाल रहा है, रेडिएशन निकाल रहा है, बात समझना बच्चों को, मिस कर जाओगे दिक्कत हो जाएगी। बड़ी वेवलेंथ निकाल रहा है तो एनर्जी क्या हो जा रही है उसकी? कम हो जा रही है ना? समझो बात को। थर्मल इक्विलिब्रियम में रहना है उसको। जितने बच्चे ध्यान से सुनेंगे ना तो उसी में पॉइंट्स मिल जाते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में रहना है, यानी जितनी एनर्जी ले रहा है उतनी एनर्जी दे रहा है। और एनर्जी जो है इनवर्स रिलेशन होता है किससे? लैम्डा से, यानी वेवलेंथ से। तो अगर कोई ब्लैक बॉडी बड़े वेवलेंथ वाली रेडिएशन इमिट कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा उसको? उतना ही एनर्जी इमिट करने के लिए, जितनी एनर्जी वो इमिट करना चाहता है, उसको नंबर ऑफ रेडिएशंस बढ़ा देने पड़ेंगे। बात समझना। सब एनर्जी, अगर कम एनर्जी वाला रेडिएशन इमिट कर रहा है तो उतने ही टाइम में, सपोज करो उसको 10 जूल एनर्जी उसको रेडिएट करनी है, 10 जूल रेडिएट करनी है। अगर वो 1 जूल वाले रेडिएशन को इमिट करेगा तो उसको 10 रेडिएशन एक साथ इमिट करने पड़ेंगे, तब ना 10 जूल पर सेकेंड होगा। सपोज करना अगर उसको 10 किसी ब्लैक बॉडी को 10 जूल लेन देन करना है इक्विलिब्रियम पर, तो अगर 10 जूल उसको एनर्जी इमिट करनी है पर सेकेंड, अगर वो 1 जूल वाले रेडिएशन को इमिट करना चाहता है तो उसको कितना करना पड़ेगा? 10 रेडिएशन करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलो, अगर हम 1 जूल का मतलब हमने क्या क्या कम कर दिया। अच्छा, इससे भी कम कर दिया जाए, यानी एनर्जी कम करोगे तो लैम्डा बढ़ेगा, यानी वेवलेंथ बढ़ेगा। अगर आधा जूल वाले, हाफ जूल वाले एनर्जी वाले रेडिएशन को इमिट करना पड़े उसको, तो कितना रेडिएशन इमिट करना पड़ेगा? इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी ना उसको, 20 रेडिएशन इमिट करना पड़ेगा पर सेकेंड, है ना? तो इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप एनर्जी कम करते जा रहे हो, यानी कम एनर्जी वाले रेडिएशन इमिट कर रहे हो, यानी लैम्डा बढ़ाते जा रहे हो, है ना? तो लैम्डा बढ़ाओगे यानी एनर्जी कम करोगे, है ना, उस रेडिएशन की। तो किसी की लैम्डा अगर बढ़ा रहे हो तो इंटेंसिटी क्या होगी? बढ़ानी पड़ेगी। क्यों इंटेंसिटी बढ़ेगी? उतने ही एनर्जी का लेन देन करना है, क्योंकि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को समझ पाना बड़ा कठिन है, समझिए ध्यान से। एट ए गिवन टेम्परेचर, और टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इंक्रीजेज with the increase of the wavelength, reaches a maximum value at a given wavelength and then start decreasing with further increase of the wavelength। तो यहां पे समझिएगा बात को, क्या ये कहना चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो इंटेंसिटी है वो पहले बढ़ेगी, वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं आप, बढ़ेगी, यानी वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं, यानी वेवलेंथ बढ़ाने पे तो किस तरह का इसका नेचर होता है वो समझना है। तो जब वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं यानी एनर्जी को कम कर रहे हैं, तो एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी इंटेंसिटी। उसके बाद फिर आपने वेवलेंथ और बढ़ाते गए तो अब ये नेचर बदलेगा, अब कम होती जाएगी। ठीक है ना? तो इसका ये नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहले जब किसी कोई ब्लैक बॉडी है, वो अपनी इंटेंसिटी बढ़ाते चला जाएगा, यानी नंबर ऑफ रेडिएशन को बढ़ाते चला जाएगा। जब आप ये कह रहे हैं कि जब वेवलेंथ कम हो रहा है तो कम वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन होंगे उनकी संख्या बढ़ाते चल जाएगा, उनकी इंटेंसिटी पर सेकंड बढ़ाते चल जाएगा। और जब उससे भी कम एक मैक्सिमम में पहुंच गया, देखो यहाँ पे वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ आप बढ़ा रहे हैं यानी एनर्जी कम कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी क्या हो रही है? नंबर ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम जो है बढ़ते जा रहा है, एक पीक पे पहुंच गया, टॉप पे पहुंच गया। अब इससे भी कम अगर आप वेवलेंथ करेंगे, यानी इससे भी कम एनर्जी वाले वेवलेंथ को आप इमिट कराएंगे, तो अब क्या होगा? इंटेंसिटी घटती चली जाएगी। ये इसका नेचर होता है किसी भी ब्लैक बॉडी का, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। तो बात समझिएगा, यही नेचर होता है। तो अगर और हाई टेम्परेचर पे काम करेंगे तो पहले जैसे ही आप कम वेवलेंथ वाले आपने इससे हाई टेम्परेचर पे, देखो एक है टेम्परेचर T1 पर, फिक्स टेम्परेचर T1 पे काम किया गया, टेम्परेचर को फिक्स किया गया और वेवलेंथ को बढ़ाते गए, यानी एनर्जी को कम करते गए, किसके? रेडिएशन के। और ग्राफ देखा तो ग्राफ पहले क्या हुआ? पहले मैक्सिमम तक गया, यानी उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे पहले टॉप तक गया, उसके बाद से और वेवलेंथ बढ़ती गई, तो बढ़ाते गए हम लोग, तो अब इंटेंसिटी कम होती गई, यानी इससे कम एनर्जी वाले अब ये इमिट नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे
यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, ये जो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम है। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, यानी इस पॉइंट पर अगर यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 1500 नैनोमीटर वाला यहाँ पे क्या होगा, ये एक वेवलेंथ होगा, ठीक ना। यानी 1500 नैनोमीटर जो जिस एनर्जी से एसोसिएट होगा वो यहाँ पर होगा। अब इससे भी कम जब एनर्जी करोगे तो कम इंटेंसिटी, अब इससे कम, अब जब इससे भी कम एनर्जी वाली रेडिएशन आप कर रहे हैं तो अब इंटेंसिटी घटती चली जाएगी, ये बात कह रहे हैं। और थोड़ा हाई टेम्परेचर पर जब आप काम करेंगे T2 पर, तो पहले इंटेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसके बाद से कम हो रही है। तो डिफरेंस ये है कि हाई टेम्परेचर पर इंटेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ती है। अगर वेवलेंथ आप बढ़ाते हो, यानी वेवलेंथ बढ़ा रहे हो, यानी कम एनर्जी वाले देख रहे हो कितने निकल रहे हैं, तो बहुत तेजी से पहले इंटेंसिटी बढ़ती है, यानी बहुत तेजी से वो इमिट करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद से घटते हैं। तो ये हमारे ब्लैक बॉडी का ये बेटा ये कंसेप्ट है, बहुत शानदार चीज है, समझिए। The amount of energy light emitted, intensity, amount of light emitted, intensity of radiation from a black body and its spectral distribution depends on temperature. At a given temperature, intensity of radiation emitted increase with the increase of the wavelength, that is decrease in the, वहीं पे लिख दो decrease in the energy, reaches a maximum value, maximum value तो पहुंचता है at a given wavelength and then start decreasing with the further increase of the wavelength as shown in the figure. Also, as the temperature increases, जब टेम्परेचर बढ़ा देते हो T1 से T2 चले जाते हो, दूसरे टेम्परेचर पे वही प्रयोग, वही एक्सपेरिमेंट दूसरे टेम्परेचर पे करते हैं जब हम, तो द टेम्परेचर इंक्रीजेस, मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट टू शॉर्ट वेवलेंथ, यानी शॉर्ट वेवलेंथ वाले, यानी ज्यादा एनर्जी वाले जो वो हैं वो बहुत तेजी से निकलेंगे। अगर हाई टेम्परेचर कर दिए तो ज्यादा एनर्जी वाले जो रेडिएशन है वो धड़ाधड़ निकलते हैं, उसके बाद से फिर वो कम होते आते हैं। तो यहाँ पे देखो, आल्सो एट हाई टेम्परेचर, देखो यहाँ पे as the temperature increases, maxima of the curve shift to short wavelength, यानी पहले ही कम वेवलेंथ वाले, यहां पर ही देखो जब हम टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कम वेवलेंथ वाले लाइट जो हमारी एनर्जी, वो ही लाइट एनर्जी थी, वो सबसे ज्यादा इमिट हुई, उसके बाद से ज्यादा वेवलेंथ वाले धीरे धीरे कम होते गए, ठीक है। तो ये मैक्सिमा, यानी ये जो टॉप है वो थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट कर गया, ठीक है बच्चों। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्ट टू शॉर्ट वेवलेंथ, यानी हायर एनर्जी। हाई टेम्परेचर पर ज्यादा एनर्जी वाले जो होंगे रेडिएशन होगी वो तेजी से निकलेगी। सेवरल अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट किए गए हैं कि फंक्शन ऑफ वेवलेंथ से इसको हम समझ पाए एनर्जी को, बट द रिजल्ट ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरली ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक ना। मैक्स प्लैंक arrived a satisfactory relationship by making an assumption that absorption and emission of radiation arises from oscillator atom in a oscillator क्या होता है, atom in a wall of black body। ध्यान समझिएगा, ये कह रहे हैं मैक्स क्या किए, एक satisfactory relationship पे पहुंचे। क्या किया उन्होंने, by making an assumption that absorption and emission of radiation arises from oscillator क्या होता है, atoms in the wall of black body। Their frequency of oscillation is changed by interaction with oscillation of electromagnetic radiation। ध्यान से समझिएगा ये, नहीं तो मिस कर जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैक्स प्लैंक एक सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप पे पहुंचे, किस रिलेशनशिप पे, बाय मेकिंग एजम्पशन किया दैट एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन, यानी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन और इमिशन एराइजेस फ्रॉम ऑसिलेटर, यानी जो ऑसिलेटर क्या होता है, ब्लैक बॉडी में जो एटम्स होते हैं उनमें है ना, उसके जो है उसमें एजम्पशन किया उन्होंने कि जो एब्जॉर्ब हो रहा है और इमिट हो रहा है उसको उन्होंने चेक किया और किसी एजम्पशन पे पहुंचे, किसी एक सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप पे पहुंचे। क्या था, अब उन्होंने क्या बोला, देखा कि देयर फ्रीक्वेंसी, यानी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मतलब कि जो ऑसिलेशन मतलब क्या होता है, वेव नेचर, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड बाय इंटरेक्शन विद द ऑसिलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो जो एटम की फ्रीक्वेंसी थी, जो एटम थे उसमें ब्लैक बॉडी में, उनकी जो ऑसिलेशन थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऑसिलेशन से इंटरेक्ट करके चेंज हो जा रही थी। समझिएगा बात को ध्यान से। इन्होंने क्या देखा कि देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, किसकी फ्रीक्वेंसी, एटम्स इन द वॉल ऑफ द ब्लैक बॉडी, उनकी फ्रीक्वेंसी। तो द एटम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एटम्स इन द वॉल ऑफ ऑसिलेटर, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज चेंज्ड बाय इंटरेक्शन विद द oscillators of electromagnetic radiation, ठीक है। Planck assumed that radiation could be subdivided into discrete chunks of the energy। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्वांटाइज थी, मिलिकन के हिसाब से, जो मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने
क्या कहा था कि चार्ज जो है क्वांटाइज होता है, सबसे छोटा चार्ज होता है उसने निकाला उन्होंने, और उस पर मल्टीप्लाई कर दे। उन्होंने कहा कि भाई एक सबसे छोटा यूनिट होना चाहिए चार्ज का, उसी पे आप उसको किसी इंटीग्रल नंबर से मल्टीप्लाई कर जाइए। तो प्लैंक यहीं भी पहुंच रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। प्लैंक एज्यूम दैट रेडिएशन कुड बी सब डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी, वही पैकेट्स ऑफ एनर्जी है ना। जैसे वहां पे इलेक्ट्रॉन था सबसे छोटा चार्ज, यहाँ पे इन्होंने प्लैंक ने एज्यूम कर लिया कि एनर्जी भी ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में निकलती है, चंक्स ऑफ एनर्जी होती है। ही सजेस्टेड दैट एटम्स and molecules could emit or absorb energy only in discrete quantities and not in the continuous manner। यानी discrete quantities में लेते हैं वो, यानी 1 लिया, 4 लिया, 10 लिया, 15 लिया, 20 लिया, 2 लिया, 3 लिया, या इमिट किया, है ना। तो वो पैकेट्स, सपोज करो कोई यूनिट है, कोई भी यूनिट है, तो उस यूनिट के क्या होते हैं, नंबर्स में वो इमिट करेंगे या लेंगे। ये नहीं कि 2 से 2.5 हो गया, 2 से 2.25, 2 से 3, 2 से मान लो 2 से 3 जाना है, तो 2.1, 2.2, 2.3, तो ये तो कंटिन्यूअस हो गया ना, ये कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं, वो 2 से 3 सीधे जंप करेंगे, तो इसको बोलते हैं क्या, डिस्क्रीट। ठीक है। He suggested that atoms and molecules could emit or absorb energy only in discrete quantities and not in continuous manner. He gave the name quantum to the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation। यानी इन्होंने क्या किया बच्चों, जो पैकेट्स अभी तक मैं बोल रहा था, पैकेट ऑफ एनर्जी, उसको बोला क्वांटम। जिस तरह से हम लोग चार्ज को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम मानते हैं, इसी तरह से प्लैंक ने एक्सपेरिमेंट्स कर करके ये बताया कि भाई एनर्जी भी इसी तरह से स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एनर्जी की, और वो पैकेट्स में होते हैं, चंक्स में होते हैं, और वो क्या होते हैं, ही गेव द नेम क्वांटम टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। तो अंडरलाइन कर लो मेरे प्यारे बच्चों, अंडरलाइन कर लो। देखो बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये बात किसी घमंड की या किसी और चीज की नहीं है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को समझना या समझाना दोनों ही बहुत कठिन है, और बहुत उसमें पेशेंस चाहिए। हो सकता है कुछ बच्चे समझाने की तरीके से सहमत न हो जाएं, लेकिन जब बैठेंगे ना, ध्यान से सुनोगे, ये सिर्फ वही बच्चे इसको, उनको बकवास लगेगा जो बच्चे ध्यान से नहीं सुनेंगे और समझेंगे नहीं, उन चीजों के पीछे की बातों को समझेंगे नहीं। तो एनसीईआरटी इसी ऐसे ही लाइन से क्वेश्चन बनाती है ना बच्चों। लाइन से क्वेश्चन समझ में कैसे आएगा, जब एक बार समझ लोगे, एक बार बस समझने की देरी है, एक बार बस ध्यान से समझने की देरी है, तो एनसीईआरटी का जो उसकी आत्मा है ना, वो आप समझ जाओगे। और एनसीईआरटी एक छोटी सी पतली सी बुक है। देखो, अगर आपको सिलेक्शन लेना होता है, बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा, अपने 15-16 साल के एक्सपीरियंस मैंने देखा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सिलेक्शन लिए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया उन्होंने, हजारों क्वेश्चन डेली सॉल्व किए और सिलेक्शन लिए। ठीक है ना। देखो, अगर एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लोगे, ढंग से, तो एनसीईआरटी सफिशिएंट हो जाती है आपके लिए, लेकिन ढंग से पढ़ना पड़ता है। और ढंग से पढ़ने का कोई डेफिनेशन क्या हो सकता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैंने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ा, रीडिंग इज नॉट सफिशिएंट ना। रीड कर लिया, समझ में आया कि नहीं आया, ब्रेन में घुसा कि नहीं घुसा, बात समझ में आई कि नहीं, पची कि नहीं पची। तो यहां पर डाइजेशन चला रहा हूं मैं, डाइजेस्ट करवा रहा हूं। एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम धीरे धीरे होगा जी ना, बोलो। इतना बड़ा एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम धीरे धीरे करेंगे ना हम लोग। तो दिस इज द एक्चुअल पोस्टमार्टम ऑफ एनसीईआरटी। तो जो बच्चे ध्यान से पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पे टिक के पढ़ाई करें। और मैं वादा करता हूं, एक एक लाइन अगर एक्सप्लोर न कर दिया तो कहना क्या, एक एक लाइन एक्सप्लोर करूंगा, एक एक लाइन को मैं समझा रहा हूं और समझाते जाऊंगा। तो बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा, समझिएगा। तो बातों को कनेक्ट करके भी चलेंगे, ठीक ना। तो मैं भी आपके साथ यहाँ पे लगातार लगा हुआ हूँ, तो उसका समझिए, उसको जो है मजाक में नहीं लीजिए, और उसको समझ करके ध्यान से समझिएगा, तो आपकी एनसीईआरटी आपको कंप्लीट नजर आएगी। तो प्लैंक ने तब सजेस्ट किया कि भाई, he suggested that atoms and molecules could emit or absorb energy only in discrete quantities and not in continuous manner। continuous manner मतलब 2 से 3 पहुंचता है तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 में पहुंच के सीधे 2 से 3 डायरेक्ट। he gave the name quantum to the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation। ध्यान से समझिएगा बच्चे, ध्यान से। जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी क्या है, जो इमिट या एब्जॉर्ब हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी क्या बच्चे, क्वांटम। तो क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी नहीं है, क्वांटम क्या है, खाली यहीं तक काम नहीं चलेगा, आगे बोलना पड़ेगा, दैट कैन बी इमिटेड और एब्जॉर्ब। तो क्वांटम क्या है,
वो एनर्जी है जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी है जो कि एब्जॉर्ब या एमिट हो सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी को हम रेडिएट या एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इमिट या एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो कहलाती है क्वांटम। तो व्हाट इज क्वांटम? क्वांटम इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। द energy of a quantum, the energy E of a quantum of radiation is proportional to its frequency and is expressed by E is equal to h nu। h जहां प्लैंक ने अपना कांस्टेंट दिया, मैक्स प्लैंक ने अपना कांस्टेंट दे दिया, जिसकी वैल्यू 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड था। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट E is known as Planck's constant and the value is 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो E is equal to h nu यहां से आया, ये मैक्स प्लैंक ने दिया। फिर देखो, with this theory Planck was able to explain the distribution of intensity। ध्यान से समझिएगा, इस थ्योरी के बल पर Planck was able to explain distribution of intensity in the radiation from black body as a function of frequency। यानी फ्रीक्वेंसी के टर्म में उन्होंने इंटेंसिटी को का डिस्ट्रीब्यूशन किया किसी ब्लैक बॉडी के, या वेवलेंथ को अलग अलग टेम्परेचर पर देखा। तो अलग अलग टेम्परेचर पर प्लैंक ने क्या किया, अलग अलग टेम्परेचर पर एट डिफरेंट टेम्परेचर उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को फ्रॉम ब्लैक बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। यानी देखिए यहाँ पर E इज इक्वल टू एच न्यू, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में उन्होंने एनर्जी को बोला, या E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, तो एच सी बाई लैम्डा। ठीक है बच्चों, तो क्वांटाइजेशन has been compared to the standing on the staircase। यानी आप staircase पे चढ़ते हो तो 1 से 2, 2 से 4 का जंप कर सकते हो, लेकिन 1 से 1.5 नहीं कर सकते, है ना, वही बात है। तो a person can stand on any step of a staircase but it is not possible him to या her to stand in between two। दो के बीच में खड़ा होना पॉसिबल नहीं है। The energy can take any one of values from the following set but cannot take any values between them। यानी 0 कर सकती है, फिर h nu, 2h nu, 3h nu, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। एक देखिए यहाँ पे लाइट यहाँ पे डाला मेटल सरफेस पे, और जो एनर्जी इमिट हुई उसको यहाँ पर चेक किया, डिटेक्टर से चेक किया, और ऐसे ही बहुत सारे प्रयोग कर करके उन्होंने चेक किया। तो इक्विपमेंट थे, जिस तरह से हम मिलिकन ने चार्ज को चेक किया था, चार्ज को, उस तरह से यह बात है। ठीक है बच्चों, तो इक्विपमेंट फॉर द स्टडिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स as clean metal surface inside a vacuum chamber। ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल एंड आर काउंटेड बाय डिटेक्टर। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते थे चैम्बर से और डिटेक्टर्स के द्वारा डिटेक्ट किए जाते थे। ठीक है बच्चों, जिससे कि उनको समझ में आता था कि भाई कि इस तरह से हमारी एनर्जी निकल रही है, इतना एनर्जी निकल रहा है, और उसको उन्होंने क्या किया, फिर कैलकुलेट करके देखा कि जिस तरह से मिलकर ने चार्ज को किया था उसी तरह से, ठीक उसी तरह से इन्होंने किसको किया एनर्जी को किया, और समझ पाए कि एनर्जी किस तरह से क्वांटाइज्ड हो रही है। मैक्स प्लैंक एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, रिसीव्ड हिज पीएचडी इन थ्योरेटिकल फिजिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच in 1879। In 1888 he was appointed as director of the Institute of Theoretical Physics at the University of Berlin। Planck was awarded the Nobel Prize in 1918 for his quantum theory। Planck also made significant contribution in the thermodynamic and other areas of physics। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब अगला टॉपिक आता है बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत शानदार चीज है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज E इक्वल टू mc स्क्वायर के लिए नहीं दिया गया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। इन 1887 हर्ट्ज परफॉर्म्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक करंट वेर इजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल, for example potassium, rubidium, cesium etc. were exposed to a beam of light as shown in figure। जैसे पीछे मैंने फिगर देखा था। The phenomena is called photoelectric effect। The results were observed in the experiment where, देखिए समझिएगा ध्यान से, जब हम किसी मेटल के सरफेस पे लाइट को स्ट्राइक करते हैं तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ध्यान से, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस।
देयर इज नो टाइम लैग, उसमें कोई टाइम लैग होता है, जैसे ही स्ट्राइक करेगा वैसे निकलेगा। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस पे जैसे ही लाइट पड़ी वैसे ही इजेक्ट कर गया इलेक्ट्रॉन, उसी को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। यानी जो लाइट आप डाल रहे हो, जो आप उस पर लाइट डाल रहे हो, किस पर, सरफेस पर, मेटल के सरफेस पर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट कर रहे हैं वो इसी पर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप कम ब्राइटनेस का, कम इंटेंसिटी का लाइट कितनी भी देर तक डालते रहो किसी मेटल पर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होने हैं वो उसी के रेशियो में ही इजेक्ट होंगे। ये नहीं कि आप बहुत देर तक डाले तो करंट ज्यादा मिल जाएगा, ऐसा नहीं। देर यानी टाइम यहां पर नहीं बात है। अगर लाइट, क्योंकि आपने डाला और इलेक्ट्रॉन निकला, तो आपका करंट जो है, करंट जो निकल रहा है वो उसी समय निकल गया। यानी पर यूनिट टाइम जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, ब्राइटनेस ऑफ द लाइट आप जो डाल रहे हो। यानी अगर जैसे हम लोग क्या करते हैं, सोलर सेल लगाते हैं, सोलर पैनल्स लगाते हैं, तो जब सनलाइट बहुत तेज आती है तो बहुत अच्छा हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। लेकिन जब वो दिन भर उजाला रहेगा, लेकिन क्लाउडी डे रहेगा, क्लाउडी डे, अगर क्लाउडी डे है, अगर बादल छाए हुए हैं और कम इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, तो हमें उतना करंट नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जब लाइट जो है कितनी भी दिन भर उजाला है, लेकिन आपको करंट उतना अच्छा नहीं मिल रहा है अगर क्लाउडी है तो इंटेंसिटी अगर अच्छी है, ब्राइटनेस तगड़ी है लाइट की, तो आपको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खूब ज्यादा संख्या में निकलेंगे, तो आपका करंट की वैल्यू अच्छी मिलेगी। फॉर ईच मेटल, और हर मेटल के लिए ध्यान दीजिए, फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। कोई भी मेटल एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी एक ऐसी लाइट होनी चाहिए, एक ऐसी एनर्जी होनी चाहिए, उतनी एनर्जी की लाइट पड़ेगी तभी वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। सीधे समझो, तुम्हारी कुछ भूख है अपनी कि इतना खाना मिलेगा तभी मैं काम करूंगा। इसी तरह से हमारे पास जो मेटल होते हैं, उनकी मेटल की अपनी क्या होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक उसकी प्रॉपर्टी है कि कम से कम इतनी एनर्जी मिलेगी तब जाके वो इलेक्ट्रॉन निकालने के बारे में अब विचार करेगा, ठीक ना। तो वो कम से कम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। उससे एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी जो होती है, जैसे E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो E इज द एनर्जी, तो E अगर थ्रेशहोल्ड एनर्जी है, तो जो उससे एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी है, तो हम उसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो E नॉट, अगर हम नॉट कहें, जैसे यहाँ पे नॉट कहा गया V नॉट, न्यू नॉट, तो इसको हम बोलेंगे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो E नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, या E नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट जो होता है, यानी वो जो है वेवलेंथ जो कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी से एसोसिएटेड है। तो E इज इक्वल टू दो बातें होती बेटा, एच सी बाई लैम्डा और एच न्यू। तो मिनिमम अगर E की बात कर रहे हो तो मैक्सिमम लैम्डा की बात करोगे, ये बात ध्यान रखना। अगर आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो तो मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करोगे। तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या होती है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी द मिनिमम एनर्जी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। फिर क्या होता है, मिनिमम व्हाट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल, विच इज एसोसिएटेड टू द एनर्जी, है ना, क्योंकि एनर्जी से एसोसिएट होगी ना फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो है एनर्जी से एसोसिएट है। तो कहोगे कि तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो किसी इलेक्ट्रॉन को जस्ट मेटल सरफेस से निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसी को थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आप कोई कहे थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, कहोगे वो मैक्सिमम वेवलेंथ है। यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ आएगा तो मिनिमम एनर्जी से एसोसिएट, दैट मैक्सिमम वेवलेंथ व्हिच इज एसोसिएटेड टू द मिनिमम energy which is responsible for the ejection of electron from the metal surface is called threshold wavelength। तो मेरी बात खूब ध्यान से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, इसको बार बार सुन लीजिएगा। थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या होती है, सबसे कम एनर्जी, वो सबसे कम एनर्जी जो किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसी एनर्जी से एसोसिएटेड जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो एनर्जी से, जो मिनिमम एनर्जी से एसोसिएट होगा, वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो कि किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, वो कहलाता है क्या, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। तो तीन बातें मैंने बता दिया, ठीक है बच्चों। तो अगर इससे कम, अगर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम एनर्जी वाली, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट डालोगे तो वो इजेक्ट नहीं करेगा। इसलिए दिन भर सूरज चमकता रहे और हमको लाइट उतनी प्रॉपर ना मिले, यानी क्लाउडी डे रहे, तो हमें करंट नहीं मिलेगा। अगर वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम एनर्जी दे रहा है तो करंट मिलेगा ही नहीं, यानी एक थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एनर्जी की वो लाइट देगा तब जाके करंट मिलना शुरू होगा, ठीक है। चलिए, all the above result could be explained on the basis of law of classical physics. According to later the energy content of the beam of light depends upon the brightness of the light.
ब्राइटनेस लाइट मैंने बताया आपको ना। इन अदर वर्ड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम, यानी जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है ना, क्योंकि वो स्पीड से निकलते हैं। शुड डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं? ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे निकलते हैं, डिपेंड करते हैं। नोट कर लो इसको लाइन से, नोट कर लो ध्यान से। कौन कौन सी बात? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, एंड द काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है क्या होती है? शुड डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, लाइट की इंटेंसिटी जो आप डाल रहे हो, जो आप उस पर डाल रहे हो, किस पर? किसी मेटल पर डाल रहे हो, उस पर डिपेंड करती है क्या चीज? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये ध्यान है। थ्रेशोल्ड एनर्जी तो अलग बात होगी, वो मेटल के नेचर पे डिपेंड करती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी मेटल के नेचर पे डिपेंड करती है कि मेटल किस बात का, किस तरह का मेटल है, क्योंकि उसको उसकी भूख क्या है, उसकी भूख तो मेटल बताएगा ना। बताओ, तुम्हारी भूख मैं थोड़ी ना बताऊंगा, मैं तो तुम्हें ज्ञान दूंगा, तुमको जितना लेना हो लो, ठीक ना। इसी तरह से सन जो मेटल है, कितनी लाइट उस पर डाल रहे हो ये डिपेंड नहीं करता, उसकी उस मेटल की भूख मेटल बताएगा, ठीक ना। तो मेटल को कितना थ्रेशोल्ड है, कितना मिनिमम एनर्जी चाहिए जिससे कि वो खुश हो सके, तो आपका जो थ्रेशोल्ड होगा वो अलग होगा, मेरा थ्रेशोल्ड जो होगा वो अलग होगा, किसी और बच्चे का थ्रेशोल्ड अलग होगा। तो इसलिए थ्रेशोल्ड इज डिफरेंट, इज अ मैटर ऑफ व्हाट, ये अलग अलग चीजों पे मैटर करता है, डिपेंड करता है। ये अलग अलग मेटल पे अलग अलग हो सकता है। ओके बच्चे, चलिए, तो ये वेरी करता है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट दो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डज नॉट डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, द काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड डज नॉट, इलेक्ट्रॉन डज नॉट। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से यहां पे समझिएगा, फिर से समझिएगा इस लाइन को। ये कह रहे हैं इट हैज बीन ऑब्जर्व दो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, यानी इंटेंसिटी पर ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट दो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट डज डिपेंड, डज नॉट डज डिपेंड, तो मैं नॉट बोल दिया था इसलिए मैं भी कंफ्यूज, ये लाइन दोबारा पढ़ रहा था। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट दो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डज डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो ब्राइटनेस ऑफ लाइट डिपेंड करते हैं। ये कह रहे हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट। अब यहाँ पे बात मैटर फंसा, क्या फंसा देखो। अच्छा, यहाँ पे एक बात देख लो, वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन। अच्छा, इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही वर्क फंक्शन भी कहते हैं बच्चों। जो थ्रेशोल्ड एनर्जी हम बात कर रहे थे मेटल्स की, अलग अलग मेटल्स की, उसको हम लोग वर्क फंक्शन भी कहते हैं, और अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन दिया हुआ है, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी दी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट। फॉर एग्जाम्पल, ये कह रहे हैं कि रेड लाइट जो होती है उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी होती है, ऑफ एनी ब्राइटनेस इंटेंसिटी मे शाइन ऑन अ पीस ऑफ पोटेशियम मेटल फॉर आवर्स बट नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। यानी कह रहे हैं कि अगर हम रेड लाइट डालें किसी भी ब्राइटनेस का, ध्यान समझिएगा, रेड लाइट डाल रहे हैं इस फ्रीक्वेंसी का और एनी ब्राइटनेस यानी किसी भी इंटेंसिटी का हम डाल रहे हैं, लेकिन ये क्या है, क्योंकि इसकी जो पोटेशियम का जो वो होगा, देखो पोटेशियम का यहाँ पे दिखा हुआ है, पोटेशियम का कितना है, इसका 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी भूख है, यानी इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो जो आप यहाँ पे जो लाइट डाल रहे हो ना, ये फ्रीक्वेंसी की, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी से भी कम है। ठीक है, तो यही कर रहे हैं कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो किसी भी ब्राइटनेस यानी कितना भी आप ब्राइट लाइट डाल दोगे तो वो क्या होगा, कितना भी आप लाइट डाल दोगे लेकिन उसकी एनर्जी है ही नहीं। समझते ध्यान से, कितना भी आप लाइट डाल दोगे, यानी ऐसे समझो आप ऐसे समझो कि किसी चीज को मान लो, किसी चीज कोई अगर लाइट मान लो 10 जूल की एनर्जी जाएगी, टकराएगी, तब वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो तुम 5 जूल की या 8 जूल की कितनी भी फोटॉन्स फेंक दोगे, कितने भी क्वांटम फेंक दोगे 8 जूल वाले, वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा ही नहीं। समझना बात को ध्यान से, यानी कोई मेटल है जो कि 10 जूल एनर्जी वाले पार्टिकल जब टकराती है उससे, तब वो इलेक्ट्रॉन इमिट करना शुरू करता है। ठीक है, तो 10 जूल उसकी क्या हो गई, उसकी 10 जूल क्या हुआ, इसकी वर्क फंक्शन हो गया या उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया। यानी 10 जूल से कम, यानी 9 जूल वाले मान लो एनर्जी तुम डालते हो वाले, और तुम 1 करोड़ों डाल दो, करोड़ों अमाउंट में डाल दो, नंबर में डाल दो, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा, यानी उसका थ्रेशोल्ड वाला चाहिए। राइट, बात समझना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, रेड लाइट ऑफ एनी ब्राइटनेस, किसी भी ब्राइटनेस का, अब फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी एनर्जी इतनी है। ब्राइटनेस का मतलब इंटेंसिटी, ब्राइटनेस का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ क्वांटम इजेक्टिंग पर यूनिट टाइम पर सेकेंड। कोई चीज ब्राइट है, इसका मतलब क्या, अचानक से लाइट आंख पे पड़ती है तो कहते हैं ब्राइट, यानी बहुत ज्यादा फोटॉन्स एक साथ आ गए, बहुत ज्यादा फोटॉन्स एक साथ आए, उसी को ब्राइट लाइट या इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी की लाइट बोलते हैं। तो कम फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाली किसी भी ब्राइटनेस की तुम लाइट डाल दोगे
किस पर, पोटेशियम पर। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। आवर्स करा, घंटों तक डाल दो, बट नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड। जैसे मैंने बताया था ना, दिन भर सूरज उगा हुआ है, दिन भर सन उगा हुआ है, फिर भी करंट नहीं मिलेगा अगर बादल वगैरह है तो, यानी अगर अगर वो कम इंटेंसिटी की लाइट आ रही है तो नहीं मिलेगा। बट एज सुन एज अ वेरी वीक येलो लाइट, बहुत वीक येलो लाइट अगर डालते हो, बहुत वीक, तो शाइन करते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, इतनी है। बहुत वीक मतलब बहुत कम तुम डाल रहे हो, लाख के बजाय 100 ही डाल रहे हो, 100 ही पार्टिकल डाल रहे हो, तो क्या है ये, फिर भी यहां पे मिलती है, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है पोटेशियम की, 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है। और आपने क्या डाला, 5.1 वाला डाला, और पहले आप डाल रहे थे क्या, 4.3 से 4.6 डाल रहे थे। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। मैं आपके 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं, आता हूं।
थैंक यू फॉर वेटिंग। देखिए यहां तक समझ में आ गया। आइंस्टीन 1905 was able to explain the photoelectric effect using Planck's quantum theory of electromagnetic radiation। यानी आइंस्टीन ने प्लैंक की ही जो क्वांटम थ्योरी थी उसी क्वांटम थ्योरी का यूज करके उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो प्लैंक थ्योरी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो प्लैंक थ्योरी था उसको यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताया, इन्होंने एक्सप्लेन किया। अल्बर्ट आइंस्टीन, अ जर्मन born American physicist, is regarded by many as one of the two great physicists of the world has known. The other is Isaac Newton. न्यूटन के बाद आइंस्टीन थे। His three research papers on special relativity, Brownian motion, and photoelectric effect, which he published in 1905, while he was employed as a technical assistant in a Swiss patent office in Bern, have profoundly influenced the development of physics. He received the Nobel Prize in Physics 1921 for his explanation of the photoelectric effect। ठीक है ना बच्चे, क्या था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझिएगा। शाइनिंग बीम ऑफ अ लाइट ऑन टू अ मेटल सरफेस कैन therefore be viewed as shooting a beam of particles, the photon। जैसे आप जैसे लाइट डाला किसी मेटल पर, तो कोई फोटोन शूट किया किसी मेटल पर, तो क्या होगा, व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा, जिस मेटल पे आप डाल रहे हैं उस मेटल की सफिशिएंट एनर्जी क्या होगी, उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, फोटोन मतलब क्या, एनर्जी का पैकेट लाइट के, क्वांटा, जैसे हम लोग वहां पे बोला था क्वांटम बोला था हमने, तो वही बात है, ठीक है ना। तो व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ मेटल, मेटल के एटम, जो मेटल है, मेटल सरफेस है, उसके एटम्स होंगे, उस पर स्ट्राइक करता है, इट ट्रांसफर इट्स एनर्जी इंस्टैंटेनियसली, तुरंत ही ट्रांसफर कर देता है। फोटोन अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को तुरंत दे देता है, और वो एनर्जी अगर क्या है, सफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट करेंगे, ऑसिलेट करेंगे और बाहर जाएंगे। तो टू द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द ऑसिलेशन एंड इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड विदाउट एनी टाइम लैग और डिले। ग्रेटर द एनर्जी, जो भी आप एनर्जी फोटोन की डाल रहे हो, अगर वो फोटोन ज्यादा तगड़ी एनर्जी वाला है, यानी जो सोर्स है, जो आप लाइट का सोर्स है वो ज्यादा एनर्जी वाला है, तो ग्रेटर विल बी द ज्यादा ट्रांसफर करोगे एनर्जी का, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से। ध्यान से समझिए बेटा, greater the energy possessed by the photon, greater will be the transfer of energy to the electron and greater is the kinetic energy of the ejected electron। ध्यान से, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यानी जितनी ज्यादा एनर्जी वाला आप फोटोन डालेंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जितनी ज्यादा एनर्जी वाला आप फोटोन डालेंगे किसी मेटल सरफेस पे, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतनी ज्यादा एनर्जी वाला निकलेगा। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उस फोटोन की एनर्जी कितनी भी रहेगी, वो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा, भले उसकी एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। यही होगा, एक फोटोन जो है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो एक ही निकालेगा और उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। किसकी, इलेक्ट्रॉन की। जैसे जैसे आप फोटोन की एनर्जी बढ़ाओगे तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, न कि इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाना है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाओ, यानी इंटेंसिटी बढ़ाओ। एनर्जी और इंटेंसिटी में अलग अलग अंतर है। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन फॉलिंग पर सेकेंड, यानी तुम 100 फोटॉन अगर आप डाल रहे हो तो 100 इलेक्ट्रॉन एजिट करेंगे। अगर एक सेकंड में 50,000 डाल रहे हो तो 50,000 इलेक्ट्रॉन एजिट करेंगे। हाँ, उनकी एनर्जी, फोटॉन की एनर्जी बढ़ा रहे हो तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, बोलो। ठीक है, तो यहां पे समझिए, ग्रेटर विल बी द, यहां पे ग्रेटर द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द फोटोन, ग्रेटर विल बी द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेटर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इन अदर वर्ड्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सही बात, फ्रीक्वेंसी कहते हैं या एनर्जी कहते हैं, एक ही बात है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल रहे हैं उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सिंस द स्ट्राइकिंग फोटोन हैज एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, ध्यान से, जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है उसकी एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, यानी जो हमारा एच न्यू है, एंड
एच न्यू वाले उसकी एनर्जी इक्वल टू एच न्यू है, एंड द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज एच न्यू नॉट। समझना ध्यान से, एच न्यू नॉट, इसको वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी जो आप एनर्जी डाल रहे हो वो एच न्यू है, और जो मेटल को मिनिमम इलेक्ट्रॉन, उस मेटल के इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए, यानी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो एच न्यू है। तो जितना आपने डाला, सपोज करो आपने डाला एच न्यू और उसकी एनर्जी है एच न्यू नॉट, तो एच न्यू जो है बड़ा होना चाहिए, एच न्यू नॉट छोटा होना चाहिए, और एच न्यू में से एच न्यू नॉट को माइनस कर दोगे तो वही जो एनर्जी बचेगी वही क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जिससे वो जितने से निकल रहा है। सपोज करो किसी की जो भूख है, यानी उसकी जो काइनेटिक, उसके जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो 5 जूल है, 5 जूल है, आपने 10 जूल का एनर्जी, 10 जूल वाले फोटोन को डाला, तो 10 जूल वाले फोटोन को डाला और उसकी भूख कितनी थी, 5 जूल, 5 जूल वो खा के खत्म कर दिया, अब वो तैयार हो गया, बचा कितना, 5 बचा, कितना एक्स्ट्रा, 5 जूल एक्स्ट्रा बचा, उसी 5 जूल से काइनेटिक एनर्जी से वो निकलेगा। बात समझ आई? मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। अगर कोई, मान लीजिए आप कोई अगर आप डाल रहे हैं, कोई फोटोन डाल रहे हैं, मान लीजिए 20 जूल का, 20 जूल का फोटोन डाल रहे हैं और थ्रेशोल्ड 5 जूल है, क्योंकि देखिए थ्रेशोल्ड नहीं बदलेगा किसी मेटल का, है ना, किसी एक पर्टिकुलर मेटल का थ्रेशोल्ड। तो मैंने अभी पिछले वाले एग्जांपल में 5 जूल मैंने लिया थ्रेशोल्ड, यानी उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ले लिया, या मिनिमम फ्रीक्वेंसी ले लिया, या वर्क फंक्शन ले लिया, एक ही बात है। तो वर्क फंक्शन अगर हमने 5 जूल मैंने ले लिया और 20 जूल का मैंने फोटोन डाला, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी अब 15 जूल हो जाएगी, 15 जूल हो जाएगी, क्योंकि 20 में से 5 माइनस करोगे। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चे। तो यहां पे देखिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज एच न्यू, रिकॉर्ड वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट। अब देखिए, देन द डिफरेंस इन एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज ट्रांसफर्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो फोटो इलेक्ट्रॉन होता है। द फॉलोइंग कंसिडरेशंस, फॉलोइंग द कंजर्वेशन, हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। अब सही बात है, जो एनर्जी आएगी वो कंजर्व रहेगी, कुछ खा लिया उसने मेटल ने और बाकी इजेक्ट कर दिया। फॉलोइंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द फार्मूला। देखो एच न्यू क्या था बच्चे, एच न्यू जो था आपका फोटोन का, जो फोटोन आप डाल रहे थे मेटल पे वो था। एच न्यू नॉट क्या था, ये क्या था, ये इसकी भूख थी, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी या वर्क फंक्शन था। बाकी जो ये जो है ये क्या है, उसका काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है ना। आप समझ जाइए, एच न्यू में से इसको इधर रखते तो एच न्यू में से एच न्यू नॉट माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वही क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जहां पे me जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और v जो है वो वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है। लास्टली अ मोर इंटेंस बीम, ध्यान से समझेगा, मोर इंटेंस बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स, consequently the number of electron ejected is also large as compared to that experiment in which a beam of weaker intensity of light is employed। ध्यान समझिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, नंबर ऑफ फोटॉन जितने बढ़ाओगे तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे, एनर्जी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा। ध्यान से इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन आपने फॉल करा रहे हो, फॉलिंग रेडिएशन, या इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन आपने इंक्रीज कर दिया पर यूनिट टाइम, ठीक ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ा दिया तो क्या होगा बच्चे, जब नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, है ना। लेकिन उससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पे डिफरेंट। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, ठीक ना। और जो फोटॉन से जो आप लाइट डाल रहे हो, तो जो लाइट डाल रहे हो उसकी इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता चला जाएगा। व्हाट इज इंटेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉलिंग पर सेकेंड या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमिटिंग पर सेकेंड। तो फोटॉन फॉल कर रहा है मेटल पर, तो नंबर ऑफ फोटॉन फॉलिंग पर सेकेंड इज द इंटेंसिटी ऑफ द फोटॉन या इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इंटेंसिटी मतलब नंबर। अब देखिएगा, अब क्या बात है, एनर्जी ऑफ फोटॉन आपने क्या किया, बढ़ाया, एनर्जी ऑफ फोटॉन बढ़ाया तो एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द व्हाट, ऑफ द लाइट की क्या क्वालिटी है, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से हमने दोनों बातों को समझा, पार्टिकल नेचर को समझा और वेव नेचर को समझा। इसके बाद हम डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट हम उसमें करेंगे वीडियो में, मैं वीडियो भेजूंगा या फिर आपसे डिस्कस करूंगा, लाइव डिस्कशन करूंगा। मुझे खत्म करना है इन चीजों को लाइन बाय लाइन,
टाइम लगेगा, उसमें पेशेंस चाहिए होगा, आपको भी मुझे भी। इसलिए आराम से इसको खत्म करेंगे, एक एक लाइन बाय लाइन, और समझेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। आपके कमेंट से मुझे बहुत विश्वास मिलता है कि मैं सही से खत्म करा पा रहा हूँ। तो जो बच्चे इसको ध्यान से पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लाइव चैट में मुझे दिखता नहीं है, आपके कमेंट्स मुझे वो वहां पे रहते हैं। तो लाइव चैट में जो आपको लिखना है सो लिखेंगे ही लिखेंगे आप लोग, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। तो इससे मुझे महसूस होता है कि मुझे और बेटर क्या करना चाहिए, और आप अपने सजेशन भी दे सकते हो जिससे कि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।